नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बात करने से पहले चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने आज तक कभी भी आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया है। अब उनका मानना यह है कि कभी भी अगर एक प्रमोटर अपनी कंपनी का आईपीओ निकालता है तो वो कभी भी उसे अंडर वैल्यूड में नहीं बेचेगा। एक प्रमोटर को हमेशा अपनी कंपनी का रियल वैल्यू पता होता है, उससे ज्यादा उस कंपनी का रियल वैल्यू किसी को भी नहीं पता होता है। और कभी भी एक प्रमोटर अपनी कंपनी को उसको रियल वैल्यू से कभी भी उससे डाउन में नहीं बेचेगा, वो हमेशा उसकी जो रियल वैल्यू है वो उससे हमेशा ऊपर में बेचेगा। यानी हमेशा कंपनी जो है हमेशा ओवर प्राइस्ड ही रहती है। और इसी लॉजिक के कारण वॉरेन बफेट ने आज तक कभी भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया है। अब आइए चलिए बात करते हैं हम लोग फिनो पेमेंट बैंक की। फिनो पेमेंट बैंक 2007 में स्टार्ट हुआ था। 2017 में इसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला। गौर कीजिए, पेमेंट बैंक, नॉट एज अ रेगुलर बैंक। अब जो सर्विस जो एक पेमेंट बैंक दे सकती है वो क्या क्या है, तो वो कासा सर्विस दे सकती है, वो एक करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोल सकती है, वो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड इशू कर सकती है, डोमेस्टिक रेमिटेंस में हेल्पफुल कर सकती है, मतलब कि कैश को आप विड्रॉ या फिर जमा कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट है फिनो पेमेंट बैंक के पास, और ये कैश मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब इसे फैसिलिटेट करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक के पास दो ऐप है। एक है फिनो बी पे जो कि वो यूपीआई पेमेंट के लिए यूज करती है, और दूसरी है फिनो मित्रा जो कि वो मर्चेंट्स के लिए यूज करती है। अब यहीं से इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये यूपीआई पेमेंट के लिए जो फिनो बी पे जो इसका ऐप है, इसका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है, जैसे गूगल पे है या फिर पेटीएम है या फिर आप इसमें फोन पे आ जाइए। अब ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बैक्ड अप है और बहुत ज्यादा इनके पास रेवेन्यू है जो कि कैश बर्न कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए। और दूसरा है इनका फिनोमित्रा। अब इनमें भी इनका कंपटीशन डायरेक्टली फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के साथ है, और इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा ही हाई है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक जो कि एक पेमेंट बैंक है वो क्या नहीं कर सकती है। तो वो लोन नहीं दे सकती है, क्रेडिट का इशू नहीं कर सकती है, टाइम डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है, सब्सिडरी एनबीएफसी नहीं बना सकती। अब प्रॉब्लम यह है कि एक बैंक जो है उनका मैक्सिमम रेवेन्यू तो लोन लेंड करने से ही आता है, कार्ड इशू करने से ही आता है, और टाइम डिपॉजिट जो वो करते हैं उससे आता है, या फिर सब्सिडरी एनबीएफसी से आता है। अब ये क्या है, इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स, क्योंकि इनके पास ये आरबीआई का लाइसेंस नहीं है, जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनके मुकाबले में ये यहाँ पे कम हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक जो है वो पैसे अर्न कैसे करती है। तो ये प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करती है, जैसे इंश्योरेंस हुआ, गोल्ड लोन हुआ, बिल पेमेंट्स हुआ, या फिर मोबाइल रिचार्जेस हुआ, या फिर जो इनके जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं वो उन्हें किसी दूसरे बैंक में जमा करके वहां से इंटरेस्ट लेके पैसे कमा सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ना ही ये इंश्योरेंस इनका खुद का है, ना ही ये गोल्ड लोन खुद का है, और ये सिर्फ बिल पेमेंट और रिचार्जेस में जो बीच का जो कमीशन होता है वो बस वो ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये तो आपका रियल बिजनेस है नहीं, आप कितना कमीशन से कितना कमा लोगे, या फिर आप दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस बेच के आप कितना कमीशन ले सकते हो। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और गोल्ड लोन भी इनका खुद का नहीं है, इनका खुद का एनबीएफसी नहीं है जिनका वो गोल्ड लोन जो है वो दे रहे हैं और वो कमा पा रहे हैं। और यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू सोर्स है वो बहुत ही कम है, और ये बेसिकली कमीशन बेस्ड कंपनी है। अब आइए अब थोड़ा इसके फाइनेंशियल्स डेटा जो है उनको थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये कैसे चल रही है। सबसे पहले हम लोग स्क्रीनर की साइट पे गए और फिनो पेमेंट बैंक डाला। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका जो प्राइस है वो पिछले एक साल पे ऑलमोस्ट 544 रुपीज से राइट नाउ अभी 193 पे नीचे आ गया है। आइए अब देखते हैं इसका पीई रेशियो को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एक साल पहले कंपनी का पीई रेशियो 114.8 था, यानी कंपनी जो अर्न कर रही थी वो 114 साल उतना अर्न करेगी तब जाके उसके जो शेयर प्राइस है उतना वो अर्न कर पाएगी, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हाई है। अभी यही पीई रेशियो धीरे धीरे अपने आप को करेक्शन में ले रहा है और अभी भी ये 32.1 के आसपास में आ गया है। और अगर हम इसके पीयर्स को थोड़े से देख लें तो पीयर्स का यहाँ पे पी रेशियो 20, 22, 27, एक्सिस बैंक 15, इंडसइंड बैंक 17, यानी यहाँ पे जो वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, उनका पी रेशियो 20 और 15 के बीच में रेंज कर रहा है।
लेकिन वहीं पे इस कंपनी का पी रेशियो एक साल पहले 114 रुपए था। तो वो तो भाई श्योर है कि कभी ना कभी उसको करेक्शन वो लेना ही था और वो डाउन जाना ही था। अब इसके थोड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो पिछले जून क्वार्टर में इन्होंने मात्र 19 करोड़ का रेवेन्यू निकाला था और यहाँ पे इंटरेस्ट उन्होंने 8 करोड़ का किया था। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ये जो अदर इनकम वाले सोर्स है, यहाँ पे इन्होंने 270 करोड़ का अदर इनकम किया। अब ये 270 करोड़ आया कहाँ से? ये 270 करोड़ इनका जो मैंने बताया था, जो इनका रेवेन्यू सोर्स है, जो क्रॉस सेल प्रोडक्ट ये करते हैं, वहां से उनको ये 270 करोड़ आया है। लेकिन ये मेन बिजनेस से उनका रेवेन्यू मात्र 19 करोड़ का है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट का भी बात करेंगे तो इन्होंने 750 करोड़ का लोन उठाया हुआ है और इनका बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट है मात्र 92 है, अदर एसेट है। तो इस बैलेंस शीट के साथ और 114 का पी के साथ और साथ में इनका कंपटीशन भी बहुत ही हाई है। इनका कंपटीशन अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में ले लीजिए तो आपका कंपटीशन डायरेक्टली पेटीएम, गूगल या फिर फोन पे जैसी एक हाई बैक्ड अप कंपनीज के साथ है, जिनके पास वो बहुत ही कैश रिच हैं, उनके पास बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इनका कंपटीशन भी बहुत हाई है। और दूसरी तरफ है दूसरा जो कंपटीशन है, जो कि ये प्रॉपर बैंक नहीं है। सो कहीं ना कहीं जितना एक नॉर्मल बैंक के पास रेवेन्यू सोर्स है वो इसके पास नहीं है। सो ये सब अगर पूरी ओवरऑल पिक्चर आप देखिएगा तो ये कभी भी इस प्राइस पे सस्टेनेबल नहीं था और इसके साथ तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल, और ये हो भी गया। अगर आप चार्ट देखिए तो लास्ट एक साल में देखिए, ये चार्ट जो है वो इसका ऑल टाइम हाई 544 से ये गिर के ऑलमोस्ट 200 के पास आ जाती है। इतना ज़्यादा करेक्शन है। तो ये जो करेक्शन आया इतने लंबे ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आप 550 रुपये से गिर के ये अभी 195 के प्राइस पे चल रही है। सो ये जो करेक्शन आया ये बेसिकली आज नहीं तो कल आना ही था, क्योंकि ये कंपनी हमेशा से ही ओवर प्राइस थी। इसका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। सो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप उसके फंडामेंटल्स को देख लीजिए और उस आईपीओ में कहीं ना कहीं कुछ एक ना नीश पॉइंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक अलग होना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी जो है वो सस्टेनेबल है। अब नीश पॉइंट क्या हो सकता है? या तो मोनोपोली हो, जैसे कि आईआरसीटी के साथ हुआ था, या फिर आपका एंट्री बैरियर बहुत हाई हो। एंट्री बैरियर बहुत हाई हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आज की डेट पे अमूल अगर अपना आईपीओ निकालता है, सो अमूल को आप एक प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं, क्योंकि अमूल जैसी कंपनी अगर कोई दूसरी कंपनी होगी तो उसके लिए एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अमूल वेल एस्टैब्लिश्ड है। हर एक घर में उनके प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। पूरा इंडिया में, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड वाइड में इसके प्रोडक्ट्स फैले हुए हैं। सो अगर कोई कंपनी आईपीओ निकाल रही है तो ये सब चीजें आप जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी है जो कि ओवर वैल्यूड है या फिर ओवर प्राइस्ड है, तो वो आप हमारे थ्रू उसे चेक करा सकते हैं। चेक कराने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे अवेलेबल है। हमारा नंबर है 9093427385। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।